हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जनरल साइंस में बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आइए देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन है थायराइड, अग्नाशय, यकृत या जठर। तो देखिए, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय भी ग्रंथि, यकृत भी एक तरह की ग्रंथि है। जठर जो है एक प्रकार का रस होता है, ठीक है, जूस होता है, तो ये एक ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो देखिए, आरएच फैक्टर जो है वो बंदरों से लिया गया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? ऑप्शन से मस्तिष्क गोलार्ध, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस संकेत करता है कि शरीर को भूख लगी है या नहीं, तो ये मस्तिष्क का ये हिस्सा, हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा, इन सब चीज़ों को सूचित करता है शरीर को। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, तो बुद्धि का केंद्र होता है सेरेब्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन से यकृत, नाड़ी, हृदय या मस्तिष्क। तो देखिए, सेरेब्रम मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो होता है प्रमस्तिष्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है? तो ये होती है मस्तिष्क कोशिकाओं में। पुनर्योजन की शक्ति जो है वो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर जो है वो रक्त समूह की खोज किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? ठीक है, तो ओ रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो ओ रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन से जियोग्राफी, कार्टोग्राफी, डेमोग्राफी या इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या का अध्ययन जो है वो डेमोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो देखिए, रेबीज की टीके की खोज जो की थी उनका नाम था पास्चर, लुइस पास्चर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? ऑप्शन से लिस्टर, हार्वे, पास्चर या जेनर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिस्टर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो लिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? ठीक है, ऑप्शन से कारेंस, वॉटसन, मूलर या मेंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉटसन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर लुइस पास्चर, विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हृदय का पहला प्रतिस्थापन यानी कि ट्रांसप्लांट किया गया था वो किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन से लकवा, ज्वर, विसूचिका या चेचक। तो देखिए, चेचक की टीके की खोज किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर किससे जुड़े हुए हैं? तो चेचक से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन 18 है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन से अरस्तू, डार्विन, पास्चर या मेंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डार्विन। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियमयी उत्तक जो होते हैं वो शरीर के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एपिथेलियमयी उत्तक। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है,
गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन से एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, गामा किरणें या अल्ट्रासाउंड्स। तो इसमें किया जाता है साउंड्स वेव का इस्तेमाल, और वो साउंड होती है अल्ट्रासाउंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो वो की जाती है बीजांडसन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वैक्सेक्टोमी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? ठीक है, तो एपिथेलियमय उत्तक जो है वो घाव भरने के लिए सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो देखिए, शरीर को गर्म रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है वो होता है वसा। ठीक है, तो ऑप्शन ए वसा में उत्तक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, तंत्रिका उत्तक की इकाई है? तो तंत्रिका उत्तक की इकाई जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन से संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, एपिथेलियमय उत्तक या तंत्रिका उत्तक। तो देखिए, संवेदना का चालन जो है वो होता है तंत्रिका तंत्र से या तंत्रिका उत्तक के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो देखिए, मोटापा जो है वो वसा के कारण होता है, मतलब वसा उत्तक के कारण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है? ऑप्शन है रक्त, अमाशय, यकृत या मस्तिष्क। तो देखिए, उत्तक की बात की जाए तो रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। हमने रक्त वाले चैप्टर में अच्छे से इसको समझा था। तो रक्त जो है एक उत्तक का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये शरीर के अंग है, अमाशय, यकृत और मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो देखिए, फेफड़े को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा। ठीक है, फेफड़े का जो कवर बोल सकते हैं कि स्किन की तरह होता है फेफड़े के ऊपर, बहुत पतला सा ट्रांसपेरेंट होता है, उसका नाम है प्लूरा। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 है, दांत का शिखर किसका बना होता है? ऑप्शन से उपास्थि, काइटिन, एनामिल या डेंटिन। तो देखिए, दांत का जो सबसे ऊपर वाला लेयर एक तरह से पेंट की तरह लगा रहता है, वो थोड़ा मोटा होता है, काफ़ी मोटा होता है, और वो अपने शरीर का, मानव शरीर का सबसे सख्त हिस्सा होता है। ठीक है, तो एनामिल बोलते हैं उसको। ठीक है, दांत का जो शिखर है वो एनामिल कहलाता है, और ये शरीर का सबसे सख्त हिस्सा होता है। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर का सबसे सख्त पार्ट कौन सा है, तो होता है एनामिल, जो हमारे दांत के ऊपरी हिस्से में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, अनुवांशिकी इकाइयाँ हैं? तो अनुवांशिकी किसकी इकाइयाँ हैं? वो है जीन की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, जीन अवस्थित होते हैं? ऑप्शन से गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या हरित लवकों में। जीन किस में उपस्थित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्रों में। जीन जो है गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, जीन है मतलब जीन क्या है? आरएनए का एक भाग है, डीएनए का भाग है, क्रोमोसोम का भाग है या यकृत का भाग है? जीन किसका भाग है? तो जीन जो है डीएनए का एक मुख्य भाग होता है, मुख्य हिस्सा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए, सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए या आरएनए। तो देखिए, कोशिका में पाया जाने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ है वो कहलाता है डीएनए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ठीक है, ऑप्शन से ल्यूएनहॉक, डाल्टन, वाटसन व क्रिक या सॉल्क। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन व क्रिक ने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रिक ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? ऑप्शन से रक्त द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो माता पिता के गुण उनके संतान में गुणसूत्र के द्वारा जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? ऑप्शन से आनुवांशिक विभिन्नता,
वातावरण की विभिन्नता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये उपयुक्त दोनों। ऊपर जो आनुवांशिक विभिन्नता या वातावरण में विभिन्नता, ये दोनों कारक हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। याद रखिएगा, जब भी द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या पूछी जाए तो 23 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। ठीक है, 23 जोड़ी होती है, द्विगुणी का मतलब जोड़ी हो गया, 23 जोड़ी, और टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, मतलब कि 46। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ऑप्शन से न्यूटन, लेमार्क, डार्विन या आइंस्टीन ने। तो देखिए, जैव विकास को सबसे पहले समझाया था लेमार्क ने। लेमार्क ने इसकी अवधारणा दी थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन से लेमार्क, मेंडल, डार्विन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डार्विन। ठीक है, डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, जीवन की उत्पत्ति हुई? ऑप्शन से पहाड़ों पर, वायु में, जल में या भूमि पर। तो देखिए, जीवन की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो जल से मानी जाती है। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर जल से ही शुरू हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? तो वो है बंदर। बंदर को विकास की प्रक्रिया में साइंस के अकॉर्डिंग मनुष्य का निकटतम प्राणी माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 45 है, चप्पल की आकृति का जंतु है? तो देखिए, पैरामीशियम जो है एक चप्पल की आकृति के शेप का दिखता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन से सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एपीकल्चर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? ऑप्शन से हरित लवकों में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में या माइट्रोकांड्रिया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्वसन की जो प्रक्रिया है या क्रिया है वो माइट्रोकांड्रिया में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, हमारी छोड़ी हुई सांस को हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो देखिए, हवा में जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% के करीब होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4%। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो देखिए, मनुष्य के शरीर में जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट होता है, जो हमारे मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है, वो होता है यूरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 50 है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, तो मानव शरीर में यकृत में, लीवर जिसको हम बोलते हैं, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 51 है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो देखिए, रक्त की अशुद्धियाँ जो है हमारी किडनीज में जाकर छनती हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं विक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विक्कों में। क्वेश्चन 52 है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो होता है यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मनुष्य का जो मूत्र का रंग है वो थोड़ा पीला होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? ऑप्शन से यकृत, अमाशय, विक या हृदय। तो देखिए, नेफ्रॉन जो है वो विक की, मतलब किडनीज की इकाई होती है। सबसे छोटी यूनिट होती है नेफ्रॉन, विक की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन से परासरण, सक्रिय परिवहन, विसरण या डायलिसिस। तो जो कृत्रिम गुर्दा होता है वो डायलिसिस पे काम करता है, डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? ऑप्शन से रक्त में, मूत्र में, विक में या हृदय में। तो यूरिया का सबसे अधिक मात्रा या ज़्यादातर मात्रा जो है मूत्र में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56 है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन से गर्भाशय, अंडग्रंथि, अंडवाहिनी या इनमें से कोई नहीं। तो निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में, जिसको हम इंग्लिश में फिलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। आपके सुझाव, आपकी कोई राय हो
या कोई भी किसी तरह की कोई आपको वीडियो चाहिए हो किसी टॉपिक पे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।